हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या कर रहे थे? एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, क्योंकि आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन जो है यूरोपियंस के आगमन के द्वारा या उनके बिना हमारी कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए, बट हमने पहले ये तो देखना है ना कि कैसे बाहरी जो कंट्रीज के लोग थे उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया। तो पहली वीडियो में हमने क्या किया मॉडर्न हिस्ट्री की, वहां पे हमने किया पोर्तुगीज के आगमन के ऊपर या एडवेंट ऑफ द पोर्तुगीज के ऊपर किया। दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया वाई केप ऑफ गुड होप। अब जो दूसरी कंट्री की हम बात करेंगे जो हमारे इंडिया में आई, वो कौन सी थी? हमारी डच। ठीक है, डच कंट्री थी या नीदरलैंड्स की कंट्री थी जो हमारे इंडिया में आई आफ्टर पोर्तुगीज। बट एक चीज याद रखना, वो डायरेक्टली हमारे इंडिया में नहीं आए थे, वो पहले जो है कुछ और एरियाज में गए थे। जैसे इंडोनेशिया की बात की जाए, सुमात्रा, बोस्निया हर्सेगोविनिया वगैरह, यहाँ पे जो है डच पहले गए थे, उसके बाद जो है इंडिया में आए थे। चलिए अब शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना, आपको सब कुछ नया पूरा पता चलेगा और यूपीएससी लेवल की आपकी जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले बात क्या आता है, इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर पहले हम पोर्चुगल्स की बात करें ना, वहाँ पे क्या थे? प्राइवेट मर्चेंट्स आ रहे थे, जिसमें सबसे पहले वास्को डी गामा है ना। ठीक है, और इस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसका जो दूसरा नाम था वेरेनगेट ऊस्ट इंडिस्चे कॉम्पैगनी। ठीक है, वेरेंगे ऊस्ट इंडिस्चे कॉम्पैगनी जो है ये नीदरलैंड की कंपनी थी, और ये बनी कब? 1602 में। अब ये रॉयल चार्टर के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट ऑफ नीदरलैंड्स के द्वारा। इसका मतलब ये क्या होगी? ये गवर्नमेंट कंपनी होगी। और इस कंपनी को क्या मिला? पूरी तरह से परमिशन या पूरी तरह से पावर मिली कि आप क्या करो, वहां पे जाके ट्रीटी साइन करो। ट्रीटीज का मतलब क्या होता है? वहां पे जाके एग्रीमेंट्स को साइन करो। एग्रीमेंट्स किसके लिए? काम करना है तो वहां पे एग्रीमेंट्स तो साइन करने पड़ेंगे ना। तो इसकी जो है इनको पूरी तरह से परमिशन दी। उसके साथ साथ आप क्या करो, वहां पे जाके लैंड्स को एक्वायर करो, फैक्ट्रीज बनाओ, और अगर हो सके तो लड़ाइयाँ भी लड़ो बाकी कंट्रीज के साथ या वहाँ के जो लोकल लोग हैं। हम आपको पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? पावर दे रहे हैं, और हम आपको पूरी तरह से बैकअप भी देंगे। अब आपका यूपीएससी लेवल पे या अगर आपका वीएलडब्ल्यू का जो एग्जाम है, वहाँ पे अगर जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है डच के ऊपर ही, अगर यूरोपियंस का पूछा जाएगा और उसमें से खाली डच का ही पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा व्हाट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड, वो कौन सी आएगी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन बनता है? कौन सी ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने स्टॉक्स को इशू करना शुरू किया था? वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। ठीक है, तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब आगे। पहला क्वेश्चन क्या बना? व्हाट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड, और वो कौन सी आएगी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? व्हाट वाज द फर्स्ट कंपनी टू इश्यू स्टॉक, वो भी आएगा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, और डच की अगर बात की जाए, इनका भी मोटिव क्या था? इन्होंने भी भारत आना था। ठीक है, और किन की तरह? पोर्तुगीज की तरह। और उनमें क्या इनका मकसद था? आपने क्या करने हैं? कमर्शियल गेन्स करने हैं, जैसे कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस और ओपियम। ठीक है, इनके ऊपर क्या करना? अपनी मोनोपोली पूरी तरह से सेट करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? जब इंडिया का रास्ता इनको दिख गया तो उसके बाद इन्होंने इंडिया में ही अपने जो है ट्रेडिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिए। अब पहले डचमैन की बात करते हैं जो हमारे एशिया की तरफ आए, वो आए कॉर्नेलिस डीस होटमैन। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट डचमैन टू रीच, बट ये इंडिया नहीं आए थे, सुमात्रा आए थे और बताम में आए थे 1596 में। तो इनको इंडिया का पूरी तरह से रास्ता पता चल गया। यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है ना कि हु वॉज द फर्स्ट डचमैन टू रीच इंडिया और एशिया, तो वो कौन आएंगे? कॉर्नेलिस डीस होटमैन। फिर उसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया ये इंडिया में डायरेक्टली नहीं आए थे, ये पहले कहाँ पे आए थे? जावा और सुमात्रा में। ठीक है, ये कहाँ पे आए? सबसे पहले जावा और सुमात्रा में, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाए गए? फिर बातविया, जिसका मॉडर्न नेम क्या आता है? जकार्ता। ठीक है, और फिर उसके बाद जब इनको इंडिया का पूरी तरह से पता चल जाता है, इंडिया का सिस्टम पता चल जाता है, इंडिया की जोग्राफिकल पोजीशन पता चल जाती है, तो इंडिया में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री कब बनती है? 1605 में। और कहाँ पे बनती है? मसूलीपट्टनम में। ये कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश रीजन में। ठीक है, यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चंस बन गए। सबसे पहली बात, ये कहाँ पे आते हैं? हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पे होते हैं? बाटविया में। और इंडिया में ये सबसे पहले कब आते हैं? 1605 में। और कहाँ पे इनकी फैक्ट्री बनती है? मसूलीपट्टनम में। और डच का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है,
कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री थी जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को मिंट करना शुरू कर दिया, और वो कौन से भगवान को रिलेटेड थे? वो आते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वर। ठीक है, लॉर्ड वेंकटेश्वर। अब ये लॉर्ड वेंकटेश्वर कौन से हुए? गॉड विष्णु की जो है फॉर्म होती है, इनको साउथ इंडिया में लॉर्ड वेंकटेश्वर कहा जाता है, लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, अब ये क्या बने? पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री बने जिन्होंने लॉर्ड वेंकटेश्वर के गोल्ड कॉइन्स को इशू करना शुरू कर दिया। और ये कहाँ कहाँ पे इनके मिंट्स थे? पुलिकत मिंट में। ठीक है, पुलिकत मिंट आ गए जहाँ पे इनकी फैक्ट्री थी कॉइन्स बनाने की। फिर उसके साथ साथ इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी कॉइन की फैक्ट्री बनाई? कोचीन, मसोलीपट्टनम, नागापट्टनम, ठीक है, पौंडीचेरी एंड पुलिकत। फिर उसके बाद सबसे बड़ा डच मर्चेंट जो इंडिया में आया उनका नाम था जैन ह्यूगेन वैन लिंचोटन। ठीक है, जैन ह्यूगेन वैन लिंचोटन। अब इनका नाम आपने याद रखना है। सबसे बड़ा डच मर्चेंट जो इंडिया में आया और उसकी वजह से इंडिया का फिर से नाम चेंज किया गया, वो कौन थे? जैन ह्यूगेन वैन लिंचोटन। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? लिटी नेनारियो। ठीक है, लिटी नेनारियो इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में डिटेल्ड पूरी तरह से बताया हुआ था। फिर उसके बाद इनको हॉनर करते हुए, ठीक है, इनको ऑनर करते हुए, क्योंकि ये इन्होंने इंडिया का रास्ता या इंडिया में अपनी जो है डच की पोजीशन को कंसोलिडेट किया था ना, इसकी वजह से क्या होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? इनका नाम चेंज होके क्या हो जाता है? जैन और वैन कंपनी। ठीक है, इन्हीं के नाम के ऊपर जैन या वैन कंपनी। जैन यहाँ से आ गया और वैन यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंपिटिटर्स बने सबसे बड़े किन के लिए? पोर्तुगीज के लिए। और उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को बनाना हमारे इंडिया में शुरू कर दिया। फिर बात करते हैं, देखो जब भी नई चीज़ आती है ना, जब बदलाव आता है तो हमेशा क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रांग आता है। तो उसमें से डच आर्मी की बात करें, वो ज़्यादा रिसोर्सफुल थी जैसे पोर्तुगीज से। जो डच आर्मी थी वो ज़्यादा रिसोर्सफुल थी पोर्तुगीज से। कैसे? क्योंकि उनके पास बेटर आर्टिलरी थी, मतलब लड़ाई लड़ने की क्षमता उनमें ज़्यादा थी। ठीक है, उनके पास हथियार ज़्यादा होते थे और वॉरफेयर टेक्निक जो है उनकी ज़्यादा इंप्रूव थी एज़ कम्पेयर टू पोर्तुगीज़, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया? पोर्तुगीज़ एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इंडिया से। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी डच की? वो क्या था? उन्होंने इंडिया में अपने सेटलमेंट्स नहीं बनाने थे, बट उससे ज़्यादा इन्होंने क्या करना था? स्पाइस आइलैंड्स जो हैं इंडिया के पास में जो पड़ते थे उस समय, सुमात्रा और जावा, ठीक है, ये इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स थे ना, इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा क्या करना था? अपनी टेरिटरीज को बनाना था। अब वहाँ तक जाना था, एक रेस्टिंग प्लेस भी चाहिए था, तो वो रेस्टिंग प्लेस कहाँ पे आ गया? इंडिया में। और इंडिया में आपको पता ही है पोर्चुगीज़ तो उस समय, जिसकी वजह से इनके साथ क्या होते थे? हमेशा डायरेक्टली इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते थे। फिर उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने सुमात्रा और जावा के ऊपर तो कब्जा किया ही किया ना, उसके साथ साथ श्रीलंका, जिसका उस समय नाम क्या होता था? सिलोन होता था ना, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया? कैप्चर कर दिया। किनसे? अंग्रेज़ों से। ठीक है, और इनके साथ अंग्रेज़ों के साथ भी इनके रिफ्ट जो है होते रहे, बट अंग्रेज़ों ने क्या किया था? इनको हरा दिया था लास्ट में जाके। फिर उसके बाद जो डच और इंग्लिश के साथ इनकी जो लड़ाई हुई है ना, इसको क्या कहा जाता है इतिहास में? एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर्स। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश ने इनको डच को कब हराया था? बैटल ऑफ बिदेरा या चिंसुरा या हुगली, ये तीनों एक ही साल में हुई थी 1759 में। तीनों लड़ाइयों में क्या हुआ था? अंग्रेज जीत गए और वहां से क्या हुआ? डच पूरी तरह से हार जाते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की पोजीशन जो है बंगाल में पूरी तरह से मतलब स्ट्रांग हो जाती है। और उसके बाद जो डच है उनका एम्पायर जो है डिक्लाइन होने शुरू हो जाता है। अब जो डच की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, उनकी सीट्स कहाँ कहाँ पे होती थी? जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पे 2 कैपिटल्स है ना, कहाँ कहाँ पे है? एक आती है जम्मू में और एक आती है श्रीनगर में। जब गर्मियों की बात की जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल बन जाती है श्रीनगर, और उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल बन जाती है जम्मू। उसी तरह इनकी 2 कैपिटल्स होती थी, एक आती थी पुलिकट में, ये इन्होंने कब बनाई? 1608 में। दूसरी आती है नैगापत्तनम, ये आती है 1609 में। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं डच का जो हमारे इंडिया में कब तक अपना जोर रहा, वो आएगा 1605 से लेकर 1825, जिसके बाद इन्होंने क्या किया? अपनी सारी सेटलमेंट्स इनको दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी। फिर उसके बाद क्या होता है? इनकी अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी होती है जिसको कहा जाता है एंग्लो डच ट्रीटी 1824 में, जिसमें डच को परमिशन मिली अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप क्या करो? यहाँ पे काम करो। ठीक है, आप ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ो, अगर आप नहीं लड़ते हो तो हम आपको काम करने की परमिशन देते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या करो? जितने भी आपके ट्रेडिंग पोस्ट है ना, उनकी आप क्या कर दो? फोर्टिफिकेशन कर दो। मतलब कि क्या है? किलाबंदी करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद लास्ट डैनिश कॉलोनी जो है हमारे इंडिया में कौन सी थी? सरमपोर,
जो इन्होंने ब्रिटेन को ही दे दी, कब दी? 1845 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडिया की तरफ से अपना रुझान जो है दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और उसका जो है मोनोपली कहाँ कहाँ पे हो जाती है? मालया पेनिनसुला और उसके साथ साथ इंडोनेशिया। ठीक है, और इन्होंने कब ये वहाँ पे एरिया लिया था? जब इन्होंने पोर्तुगीज एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। देखो, इन्होंने पोर्तुगीज़ को ख़त्म किया और अंग्रेज़ों ने क्या किया था? इनको ख़त्म कर दिया था। बट जो डच थे ना, इनके पास अभी भी कहाँ कहाँ पे एरियाज आते थे? माल्या हो गया और इंडोनेशिया। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी सेटलमेंट्स की अगर बात की जाए ना, खाली दो ही जगह आती है। एक आती है साउथ इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट में, दूसरा आता है हमारा बंगाल में। पूरे इंडिया में बात की जाए, जैसे हमारा पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, यहाँ पे इन्होंने जो है अपना इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रखा था। कौन कौन सा एरिया आएगा बंगाल में? पीपली, चिंसुरा, और चिंसुरा में जो इनका फोर्ट होता था उसका नाम था फोर्ट गुस्तावस। ठीक है, ये 1653 में इन्होंने बनाया था। कासिम बाजार और पटना। ठीक है, कोरमंडल कोस्ट की अगर बात की जाए, वहाँ 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 पे इनकी कौन कौन सी सेटलमेंट्स थी? मसूलीपट्टनम, पेटापुली, जिसका नाम निजामापट्टनम भी था, पुलिकत हो गया, नागापट्टनम, पोर्तो नोवो, गोलकंदा और बिमलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है डच का पूरी तरह से जो भी एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो सारा हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में डच फैक्ट्रीज की अगर बात की जाए, ये सारा टाइमलाइन याद रखना है। सबसे पहले आएगा मसूलीपट्टनम, ये इन्होंने 1605 में बनाया था। पुलिकत आता है 1610 में। सूरत आएगा हमारा 1616 में। चिंसुर आएगा 1653 में। कासिम बाजार, रत्ना, बालासोर, पटना, नागापट्टनम आएगा 1659 में। और कोचीन आएगा लास्ट में हमारा 1663 में। ठीक है, ये आपने करना ही करना है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या होता है? हमेशा मैच द फॉलोइंग के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या क्या करना है? जो डच का पूछा जा सकता है एक्सपेक्टेड की, सबसे पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कौन थी वर्ल्ड की? वो आएगी हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। और उन्हीं के साथ साथ इन्होंने जो मतलब कौन सी कंपनी है फर्स्ट दुनिया की जिन्होंने स्टॉक्स को इशू किया, वो भी यही आएगा। फर्स्ट पर्सन की बात की जाए, एक आएंगे कॉर्नेलिस डी होटमैन। ठीक है, और डच ऐसी कंपनी थी जिन्होंने क्या किया था? गोल्ड कॉइन्स को मिंट करना शुरू किया था, जो किसको डिवोटेड थे? लॉर्ड वेंकटेश्वर को। ठीक है, और उसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम चेंज होके क्या हो जाता है? जैन और वैन कंपनी। ठीक है, किनके नाम के ऊपर? जैन ह्यूगेन वैन लिंशोटन, क्योंकि इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? इटिनेरारियो। ठीक है, जिसकी वजह से इनका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बाद में जो है चेंज हो जाता है। और यहाँ से हमारा जो है डच सेटलमेंट होता है पूरी तरह से ख़त्म। ठीक है, कल हमने क्या करना है? ब्रिटिशर्स का करना है या इंग्लिश का करना है, और उसके बाद हमने फ्रेंच करना है। अब आपकी वीडियोस जो हैं रोज़ आया करेंगी। ठीक है, थोड़ा डिसकंटिन्यूटी के लिए मुझे माफ़ करना। और आपको क्या करना है? इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।